अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हकीम फरहान तारिकी साहब हमें उन बीमारियों का हल बताते हैं जो कि हमें लाहक होती हैं, और ज़्यादातर बीमारियों का हल वो घर से ही बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, इस चीज़ को इस मिकदार में इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से आप जो है वो छुटकारा हासिल कर सकेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये कि वो दावा नहीं करते कि बिल्कुल आपने को बताई हुई मेरी बात बिल्कुल 100% ऐसे ही जाएगी। वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे। जब आप अल्लाह को बीच में शामिल करते हैं, क्योंकि खुदा के सिवा तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। मुझे ये नहीं पता कि अभी जो मैंने सांस लिया उसके बाद मैं दूसरा सांस भी लूँगा या नहीं लूँगा। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाता है। हकीम फरहान तारिकी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो सवालात का जो सिलसिला जिस तरीके से लोग देखते हैं और फिर जो बातें वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आंखों से भी गुजरती हैं लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते क्योंकि वो शायद हमारे साथ नहीं होती हैं। अभी भी जो सवालात का एक कटोरा मेरे सामने है, जो पेज एक मेरे सामने आया कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं, और एक चीज़ मैं क्लियर भी करता चलूँ जनाब, जो भी हमें देख रहा है, क्योंकि आपके जो सवाल रिलेटेड होते हैं उनको जामिया करके फिर हम एक सवाल करते हैं। और सब एक भाई ने सवाल किया कि आपने मेरा नाम लेकर सवाल नहीं किया, और वही सवाल 16-17 लोगों ने किया था, तो फिर जामिया करके करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है या इंडिविजुअल करके करूँ? आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है? क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास, तो ज़रा सी रोशनी आप डालेंगे तो लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अवामी मसाइल, अवामी सवालात, उनको यकजा करके बयान करना ज़्यादा बेहतर है। सही। उसे एक वक्त में काफ़ी लोग मुस्तफ़ीज़ हो जाएंगे। सही सही सही। ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अगर आप कोई नुस्खा बताते हैं तो आप सही साथ बताते हैं। नॉर्मल पर्सन ये इस्तेमाल कर सकता है, ब्लड प्रेशर वाला तो ये चीज़ माइनस करेगा, शुगर वाला तो ये चीज़ माइनस करेगा, तो इस तरीके से सबका भला हो जाता है। तो हकीम साहब, इजाज़त सवालात की? यस प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनकी आंखें पीली रहती हैं, जो कि उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको शायद यरकान तो नहीं, यानी पीलिया तो नहीं, या जॉइंट जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने चुनाचे डॉक्टर से रुजू किया, तमाम टेस्ट हो गए, तमाम झाड़ने वालों के पास चले गए, लेकिन जो भी अमल करवाया वो सब क्लियर था। तो फिर भी उनकी आंखें पीली हैं, तो वो कहते हैं कि हकीम साहब से पूछ के बताएं कि मेरी आंखें पीली क्यों हैं, क्योंकि वो लड़की हैं और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। समटाइम्स होता ये है कि कुछ बच्चे या बच्चियाँ, जी बच्चे धूप में घूमते हैं, जैसे फील्ड वर्क होता है, सही, ग्लासेस उनके फोटो सन नहीं होते हैं या सन ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से वो हिस्सा जो धूप में होता है वो जर्दी बमाइल हो जाता है। लेकिन जब आप पूरे आँख को खोलते हैं, सही ना, ऊपर नीचे के पपोटे आप खोलते हैं, तो बाकी जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है। ये आप कभी चेक कीजिएगा, हमारे पास तो मरीज आते हैं, हम देखते हैं, किसी की पूरी जर्द होती है और किसी की आधी जर्द होती है, जो हिस्सा खुला हुआ होता है। मोस्टली 90% यही होता है कि ऊपर का हिस्सा वाइट होता है जो कि आँख के पर्दे में छुपा हुआ है। सही। ये पपोटा जिसको कहते हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों का। बच्चियों की तरफ आ जाएं। मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से, ऑयली ग़िज़ाएँ खाने से, फास्ट फूड, बारबेक्यूज़ खाने से जिस्म में एक चीज़ होती है बाइल जी, वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ज़बान का खुश्क रहना, सीने में जलन, तेज़ाबियत, सर का भारी होना, ठीक है ना, ज़बान का फीकापन, टेस्टलेस, और आँखों में जर्द रंग आना, ये होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वालिदैन घबरा जाते हैं, जॉइंटिस का टेस्ट करवाते हैं, पीलिया झड़वा रहे हैं वगैरह वगैरह, यही होता है। ये इस बच्चे के साथ नहीं हुआ है। मेरे पास जितने मरीज़ आए वो सभी सब काम करके आए और फिर बता देंगे ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, लेकिन वजह कोई और होती है। अच्छा, ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो बच्चे धूप में जाते हैं, फील्ड वर्क है, अगर उनकी आंखें जर्द हो रही हैं तो उनको भी ये चाहिए कि वो सन ग्लासेस यूज़ करें। सही 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 सही। इलाज दोनों का एक है, वही आपकी वाली बात कुलियतन बता रहे हैं, ताकि सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हों। देखो, बात ये, जब बारिश होती है ना तो वो सब पर होती है, वो अमीर पे भी होती है, गरीब पर भी होती है, और वो कहते हैं ना कि वो रोड पर भी होती है, वो घर पर भी होती है, तो हर जगह पे बारिश होती है। तो दरख्वास्त यह है कि इस किस्म के तमाम लोग जो मुतासिर हैं वो सबसे पहले तो मुरगन और बादी ग़िज़ाएँ बंद कर दें, ठीक है, गरम मसाले, हल्दी, इसका इस्तेमाल कम कर दें। इसके साथ साथ 2 गिलास दूध, 2 गिलास पानी, उसमें 3 खाने के चमचे चीनी, अगर शुगर है तो ना लें, शुगर नहीं है तो मिला लें, इसको शेक कर लें, ठीक है। उसके बाद एक बॉटल में करके रख दें इसको, सही है, रूम टेम्परेचर पे।
गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है। एक एक गिलास आपने सुबह दोपहर शाम रात पीना है, दवा समझ के। इससे क्या होगा कि आपको यूरिन बिल्कुल खुल के पास होगा। सही है, जो सफरा है, बाइल है, वो निकल जाएगा। इसके साथ साथ जो तेज़ाबी मादे हो रहे हैं जिस्म के अंदर वो भी निकलेंगे यूरिन के ज़रिए, क्योंकि हकीमों के पास बाहर निकालने के लिए बोल बराज ये है, यानी यूरिन और स्टूल। सही ना। तो हमने इस तरीके से दिन में 4 मरतबा मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। तो इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन में उसकी कैफियत नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। कम से कम 2 माह करें, कम से कम 2 माह करें। इसके साथ साथ जो मैंने अर्ज़ किया कि ग़िज़ाई एहतियात, सही सही कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ें लें। चिकन वगैरह को जो है तर्क कर दें, बॉयल्ड चीज़ें तर्क कर दें। इसके साथ साथ गरम मसाले, बारबेक्यूज़ और स्पेशली बाहर के खाने, उससे ज़रा एहतियात करें। होटलिंग से इज्तनाब करें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप घर के जितना खाते हैं। अच्छा कि इन सब पीलिया की बात आई है तो फिर हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते कि वाकई में पीलिया एग्जिस्ट करता है, और जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं। बिगड़ी हुई किस्म उसकी हेपेटाइटिस की होती है, लेकिन जो नॉर्मल जॉइंटिस होता है उसमें मेरा तो ये वाकई में मानना है कि ये झाड़ने से बहुत बेहतर होता है, ये दमदरू से। तो अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको पीलिया है और वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आप दम भी करते हैं या नहीं? दवा और दुआ दोनों ज़रूरी दोनों ज़रूरी हैं, बिल्कुल। एक बात और है कि टाइफाइड हो या यरकान हो, इसकी प्रॉपर रेमेडी बहुत ज़रूरी है। आपको दुआ तो करवानी है, पहले दुआ ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ दवा भी करनी है। समझ में आया ना। वजह यह है कि ये फिर रह जाता है इसका बैक्टीरिया जिस्म के अंदर। ये तो है, लेकिन अच्छा, फिर इसका पता साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? आपने अगर प्रॉपर इलाज नहीं करवाया, मेरे पास बहुत बच्चियाँ आते हैं, किसी के बाल गिर रहे होते हैं, सही ना, किसी की नज़र कमज़ोर हो जाती है, किसी के जिस्म के पट्टे ढीले हो जाते हैं, किसी को पेशाब जो है वो ऐसा आता है कि बस वो जाते जाते निकल जाता है। अच्छा, अक्सरियती बच्चों का ये होता है कि जी वो जिस्म टूट रहा होता है, सुबह उठा नहीं जाता। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए जो है ना, बस उनको मौत आ रही होती है। ये बड़ा मैंने सख्त जुमला कहा है, लेकिन उनके वालदा और वालिदैन यही बातें कर रहे होते हैं, और वजह यही होती है। और एक चीज़ और भी होती है प्रॉब्लम कि जिनके जरासीम रह जाते हैं वो फिर बेचारे जो बाहर जाने के हसूल के लिए होते हैं कि हमने मुल्क से बाहर जाना, उनके फिर टेस्ट क्लियर नहीं आते और उनको वीज़ा स्टैंप नहीं होता। तो वाकई में आपने सही कहा कि इलाज ज़रूरी है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि देखिए, एक चीज़ होती है हकीम साहब कि वाकई में अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, और हर चीज़ माशाल्लाह जब भी आप इस शुरू करते हैं तो अल्लाह का कलाम ज़रूर पढ़ते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर कोई इंसान दम के हसूल से भी आपके पास आने चाहता है तो आप करते हैं? नीम की 7 टहनियाँ तोड़ के लेके आएँ। सही। 7 ठीक है। 7 टहनियाँ लेके आएँ। अच्छा, नीम की जब टहनी तोड़ें तो कोशिश ये करें कि असर से पहले पहले तोड़ लें। सुबह के बाद, फजर के बाद से लेके असर से पहले पहले तोड़ लें, असर के बाद नहीं तोड़नी। ठीक है, वो लेकर के आ जाए इंशाल्लाह। सही ज़बर यही चीज़, क्योंकि हकीम साहब जो लोग रसाई नहीं रख सकते, महंगी और अद्वियात जो हैं, तो और कुछ लोग तो वाकई में कहते हैं कि हमें जो है वो दम की तरफ ज़्यादा जाना है, तो उनके लिए मैंने पूछा। अच्छा जी हकीम साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, मुझे काफ़ी अरसे से सवालात आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे जो तकलीफ़ लोगों को लाहक होती है उस पर ज़्यादा बात करनी होती है, तो मुझे बताएं कि आपकी जो आपका मतलब है उस तक की रसाई बहुत एक अदना सा सवाल है, लेकिन मैं करूँगा कि वहाँ तक रसाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है आराम से वहाँ पर? और एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि दोबारा से अपने टाइमिंग रिकॉल कर दीजिएगा। मेरे क्लिनिक के टाइम 8 से 10 हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, सही, बफर जोन में। सही। और आराम से रसाई, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, बफर जोन है, वो तो मिड ऑफ द सिटी है। सही, क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं कि हर कोई रिक्शा या कैब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लोग जो आपसे वाकई में बिलीव करते हैं आप पे, तो वो आना चाहते हैं। 8-10 लोगों ने मुझे ये लिखा। नहीं, ग्रीन लाइन से वॉकिंग डिस्टेंस है मेरा। सही। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते रिक्शा और टैक्सी का किराया, और बाइक है नहीं हमारे पास, तो वहाँ तक रसाई के लिए हमें बोलिएगा, क्योंकि हम रेगुलर आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो उनका फिर हक बनता है कि हम उनको आंसर करें। मैं एक बात और अर्ज कर दूँ। जी, आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया। 80% व्हाट्सअप जो होते हैं वो इसी चीज़ पे बेस्ड कर रहे होते हैं कि हकीम साहब हम गुलशन हदीद में रहते हैं, कोई कोरंगी में रह रहा होता है, कोई माड़ीपुर में रह रहा होता है, वो कहता है कि हकीम साहब हम आ नहीं सकते। अच्छा, वजह की ये है कि उनके हस्बैंड हैं या बेटा है, वो जॉब करता है, 7-8 बजे वो आता है। अब उसका वो इतना थका हुआ होता है, फिर 1 घंटे की राइड करके वो आए लेके, तो उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो ये कहते हैं कि हकीम साहब आप हमें व्हाट्सएप पे ही बता दें। सही। तो मैं बता देता हूँ उनको, कोई ऐसी बात नहीं है। वजह है कि वी आर नॉट मनी माइंडेड। सही। ये सिर्फ हम अल्लाह के नबी के लिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हम उन्हें व्हाट्सएप पे बता देते हैं। अगर किसी की वाकई कोई ऐसी कैफियत होती है
तो फिर उसको बिलखसूस बुला लेते हैं। एक दिन मैंने अपने अप कंट्री के लोगों के लिए रखा हुआ है, सही सही अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, सही, तो उनके लिए 2 से 4 दोपहर में बैठता हूँ। सही सही होता ही है ज़ीशान के सुबह वो निकलते हैं 7 साढ़े 7 8 बजे निकल जाते हैं वो लोग। किसी का 3 घंटे का टाइम, किसी का 4 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। तो उस हिसाब से उनको बता के तो 2 से 4 में बैठता हूँ मैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो वाकई कराची में ऐसी जगह रहता है जो बहुत दूर है, तो वो दोपहर में, लेकिन वो सिर्फ एक दिन रखा है। सही 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 सही। अच्छा कीम साहब, एक भाई की बहन ने लिखा है कि भाई को जगह जगह पर गदूद हो चुके हैं। अच्छा, उसमें दर्द नहीं होता लेकिन वो अजीब से कुछ वो डल्ले से बन गए, या कह लें कि अब बड़े उभरे हुए दाने से बन गए, तो उनका क्या इलाज और ये होते किस वजह से? देखिए, गदूद की कोई वजह नहीं है। सही, किसी भी टाइम हो जाते हैं, किसी को भी हो जाते हैं। सही, समटाइम्स ये वबाई भी होता है। मिसाल के तौर पर आप पब्लिक प्लेस में, ऑफिस में हैं, आप वॉशरूम गए, सही, ठीक है, आपने वॉशरूम जाने के बाद टॉवल यूज़ करा, सही, आपसे पहले जिसने यूज़ किया उसको गदूद थे, सही, अब उसने अपना फेस भी वॉश करा, वॉश करने के बाद उसने हाथ साफ करे, फेस साफ करा उसी टॉवल से, सही, सही है। अब वो 1 घंटे बाद आप गए, सही, आपने बोला टॉवल ड्राई है, सही, आपने भी यूज़ कर लिया, सही, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को इज्तनाब करना चाहिए। सही, समटाइम्स ये भी होता है कि आपने किसी साहब का ऐसे गिलास में पानी पिया जिसमें मुतासिरा शख्स ने पानी पिया हो, सही, तब भी हो जाता है। वैसे ज़्यादातर ये बादी बढ़ने की वजह से होता है। कुछ लोगों को इनहेरिट होता है। आप यकीन करें ज़ीशान, इतने मोटे मोटे खतूत पूरे जिस्म पे, जब वो हाथ यूँ उठाते हैं ना, सिर्फ चेहरा बाकी होता है, और जब वो अपना बटन खोलते हैं, आप यकीन माने कि वो बच्चों को देख के कभी कभी तो डर भी लग जाता है कि यार ये क्या। सही सही सही। और अल्लाह रहम करने वाला है। इस किस्म के मरीज़ों को चाहिए कि ये तमाम मुरगन ग़िज़ाएँ बशमूल घी तेल वाली तमाम चीज़ें बंद कर दें, बॉयल पर आ जाए। कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला शिफा देगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी पड़ी है खाने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर अंडे का तेल, मैं फिर कहूँगा, आप कहेंगे आप हर दफ़ा ये बता दें, सबसे सस्ता यही है, ठीक है। थोड़ा सा अंडे का तेल लेके इसके ऊपर हल्के हाथ से मालिश करें, और जितने गदूद हैं, मिसाल के तौर पे आप पूरे जिस्म में किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, तो अंडे के तेल से मालिश करके फाया टाइप का लगा दें, जैसे पट्टी लगा दें ना, वैसे लगा दें, ठीक है, ठीक है। ये रात को सोते वक्त करें। सही। अच्छा, होता ये है कि कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि वो घुल जाता है। कुछ बच्चों का ये होता है कि वो फट के उसके अंदर से अगर पस पी मवाद खून जो भी है वो बाहर आ जाता है। जब पस पी मवाद खून निकले तो उस वक्त अंडे का तेल नहीं लगाना, सही है। उस वक्त सिर्फ नीम के पत्ते बांधने उसके ऊपर ताकि वो भर जाए, सही है। थोड़ा उसको बहने दिएगा 2-3 दिन। अच्छा, कुछ लोगों का अंदर ही घुल जाता है, सही है। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि ग़िज़ाई एहतियात बेहद ज़रूरी है जी। अच्छा कीम साहब, एक चीज़ मुझे और पूछनी कि आपने कहा कि ये कि किन बहन ने भी लिखा है कि इनके भाई के जो गदूद हैं उसमें से कोई ड्रेन अप नहीं हो रहा कुछ भी चीज़, ना ही उनको पेन है। लेकिन जब आपने कहा कि ये अंडे का तेल लगाएंगे तो उसके बाद वो ड्रेन होना शुरू होगा वो जगह, तो फिर वहाँ पर पैच पड़ेगा, निशान रह जाएगा, या वो फोड़ा वैसे ही रहेगा? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अगर तो उस गदूद का मुंह बनता है और उससे कोई रतूबत खारिज होती है तो उसमें एहतमाल होता है, वो भी 50-50 का, कि उसके ऊपर कोई निशान रह जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एज इट इज़ जाने दिया, उसके साथ कोई साइंस नहीं करी, जैसे हमारे यहाँ लोग बताते हैं ना, टोने टोट के ये कर लो वो कर लो, उसको बहने दें। बहने के बाद 2-3 दिन जब वो बह जाएगा, नरम पड़ जाएगा, घुल जाएगा, फिर आपने उसके ऊपर नीम का लेप जो मैं बताता आया हूँ, नीम पीस के कुचल के लगाते हैं, बस सिंपल। तो ना निशान होगा इंशाल्लाह, सही ना, और ना कोई ज़ख़म होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्ती के साथ हकीम साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, मज़ीद सवाल फिर आपसे करेंगे। बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि वो लोग जो कि अपने घर को चलाने के लिए बाइक की सवारी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो कि वो काम नहीं कर पाते, तो एक भाई ने ऐसे ही कुछ लिखा है, वो आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत।
जी जनाब, खुश आमदीद कहते एक बार फिर आपको प्रोग्राम है। और जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान उस पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन हकीम फरहान तारिकी साहब आप उसको उसका भी हल बताएंगे। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि वो एक ही हैं जो कि घर की सरपरस्ती करते हैं, यानी घर को चलाते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो आजकल एक बाइक कॉल सर्विस आई है कि आपके घर पर बाइक आती है और आपको आपके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करती है। ये भाई उसी सर्विस में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर आता है या कोई ऊंची जगह आती है तो इनकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि इनके हाथ पाँव अपने काबू में नहीं रहते। तो इस वजह से राइड्स में भी प्रॉब्लम आती है और वो हिचकिचाते हैं ऐसी राइड्स को करना। और कराची में क्योंकि ज़्यादातर फ्लाईओवर्स का शहर है कराची, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता दें या मेरे लिए कोई ऐसा हल तजवीज़ कर दें कि मैं वाहिद कफ़ील हूँ घर का और मेरे घर पे फ़ाकों का जो है वो इस्तेमाल होने वाला है कि हम फ़ाकों की तरफ ना चले जाएं। अल्लाह ताला इनको फ़ाकों से बचाए, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो। दरख्वास्त ये है कि इन साहब को चाहिए कि सुबह नहार मुँह 1 कप या 1 गिलास अपने हिसाब से देख लें। अगर तो इनका 60 kg तक वेट है तो 1 कप ले लें, अगर ज़्यादा वेट है 80-85 है तो 1 गिलास ले लें, गर्म पानी बिल्कुल, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और 4 से 5 कतरे लीमू के, सही है, ये नहार मुँह इन्होंने लेना है, सही है। अच्छा, एक तो बात हो गई है। हार्ट बीट जो बढ़ती है उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये कि ग़िज़ा अगर आपने चबा के ना खाई हो, मिसाल के तौर पर अब ये बच्चा है, ये सुबह में इसको उसकी बहनों ने पराठा बना के दे दिया या अम्मा ने कि भाई बच्चा जा रहा है दिन भर फील्ड में होगा, पता नहीं क्या खाए क्या ना खाए। सही सही सही। अब उसने जनाब वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले खाए, चबाया नहीं, निगल लिया। अब वो अंदर जाते हैं फम मैदा से उतर के, वो फिर सही से उतर नहीं पाते हैं, ग्राइंड सही नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो फिर मैदे का काम बढ़ जाता है। जो हार्ट को ऑक्सीजन जारी होती है लंग्स से, लाजमी सी बात है, मुतासिर होती है। आपका मैदा, अब देखो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है ना। आपका मैदा वो भरा हुआ है और उस ग़िज़ा से भरा हुआ है जो कि आपने चबा के नहीं खाई है। सबसे पहले तो आपने डिज़ास्टर ये करा। मैदे के लिए हुक्मा एक तलकीन फरमाते हैं कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम करो, पहला ग़िज़ा के लिए, दूसरा पानी के लिए और तीसरा हवा के लिए, ठीक है ना। तो आपको कभी इस किस्म की चीज़ों पल्पिटेशन होते ही मैदे की वजह से, हाँ, इसकी वजह यही है। तो एक तो इस बच्चे को ये भी चाहिए, ये लाजमी चबा के नहीं खाता होगा कि चबा के खाए, सुकून से खाए। टोटल 3 से 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है सुकून से नाश्ता करने में और हड़बड़ी में नाश्ता करने में। वो 3 से 4 मिनट आपके दिल के ऊपर लग रहे हैं जाके, और खुदा ना करे अल्लाह ना करे अगर आसाब ज़्यादा कमज़ोर हो किसी के तो वो तो बैठ जाता है, फिर लोग उसको कार्डियो लेके भाग रहे होते हैं, वो दिहाड़ी गई उसकी, सही ना। दूसरी दरख्वास्त ये है कि जब भी घर से निकलें तो 2 से 3 घूंट पानी पी के निकलें। एक बोतल पानी की रखें, सही ना, हर घंटे बाद 1-1, 2-2 घूंट, 3 घूंट पानी पीते रहें। इसलिए ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन आएगा, फिर वो भागेंगे, सही ना। 1-1, 2-2 घूंट, 3-3 घूंट पीते रहेंगे, इससे गला तर रहेगा, इनका तरावट रहेगी, तो भी पल्पिटेशन से बचेंगे। इसके साथ साथ अच्छा समटाइम्स होता यह है कि इस किस्म के बच्चे जो राइड्स कर रहे होते हैं वो बन कबाब खा लिया किसी भी ठेले पे खड़े होके, ऐसा ही वो पकौड़े खा लिए, सही तो उनमें है ना, वो चाट पाट खा ली। इसके बजाय फ्रूट चाट्स जगह जगह मिल रही होती हैं। आप पहले पानी पी लें, आधा गिलास पौना गिलास, फिर फ्रूट चाट खाएं। फ्रूट खा के पानी ना पीजिएगा, ठीक है ना, यह आप कर लें। उसके बाद 2-4 मिनट का आप पॉज दें, वहीं बैठ जाएं, फिर आप निकल जाएं। एक तो ये है कि वो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रखेगा और फलों की अपनी ग़िज़ाइयत होती है, वो आपको ताकत भी देंगे, एनर्जी भी देंगे। सही सही सही। समझ में आया ना। अच्छा, ये बच्चे नहीं करते, उसकी वजह से भी उनको वीकनेस होती है और हार्ट बीट जो है वो वीकनेस से भी बढ़ती है, ये भी एक मसला है। तीसरी और बड़ी अहम बात, नींद पूरी नहीं होती है, तब भी ये होता है। अच्छा, अब जहाँ तक रह गया कि रोज़ी रोज़गार मौश, आप इस बच्चे के लिए ख़ास तौर पे हिदायत है कि ये सूरह कुरैश या सूरह मुज़म्मिल शरीफ 20 आयतें थोड़े दिन पढ़ता रहेगा तो याद हो जाएगी। रोज़ाना घर पे आके रात को 9 दफ़ा पढ़ा करिए ताकि थोड़े दिनों में याद हो जाए। फिर जब ये अपनी राइड पे निकले तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ते रहें, 1 मिनट में पढ़ लेगा 1 दफ़ा, या सूरह कुरैश पढ़ता रहे, उसका विर्द जारी रखे। रोज़ी रोज़गार मुआश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला इसके लिए नई और नित नई राय निकालेगा, मुआश में इसकी बरकत होगी और अल्लाह ताला इसको कोई ऐसा मुआश देगा जिससे इसके जो घर के मसाइल हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह ताला इसके मसले हल फरमाए। आमीन आमीन आमीन।
हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनको हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और लोग जो हैं वो उनकी जो दोस्तें हैं या उनकी बहनें हैं कि उनको तुम्हें कोई याद कर रहा है, वो कहती है कि याद तो कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी अज़ा हो जाती है, तो मुझे कुछ इसके लिए बता दें। हिचकी के लिए मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, दो कैफियत होती हैं, या तो मैदा आपका बलगम से भरा हुआ होता है या सफ़रा से भरा हुआ होता है। अगर आप ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे होते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, ठीक है, मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, तो आपका मैदा जो है वो बलगम से भरा होता है। उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, आपने लौंग और दालचीनी का कहवा पीना है, 1-2 कतरे नींबू के डाल के, सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह ये हिचकी का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तो ऐसे इनके गरम मसाले या तेज़ मसाले खाते हैं, ठीक है, वो उनको पता होगा। तो जो लोग गरम मसाले तेज़ मसाले खाते हैं और फिर हिचकी हो रही है, तो उसके लिए 3 से 4 छोटी इलायची, ठीक है, दाने समेत उसको कुचल लें, दाने उसके फट जाएं, सही। उसके बाद 1 कप पानी में उसको उबालें, गर्म भी पी सकते हैं, ठंडा भी पी सकते हैं, थोड़ा सा शहद मिला लें या गुड़ मिला लें उसके अंदर, और अगर शुगर है तो ना मिलाएं। तो ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिए, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ही हिचकियों का मामला सेट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनके मैदे में वरम बताया है डॉक्टरों ने, और उसका इलाज भी इतना महंगा है कि उनकी पॉकेट इतना इजाज़त नहीं देती। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो कुछ इलाज बता दें आप कि ये सही हो सकता है वरम या नहीं, क्योंकि उनको कैमरा भी उनकी इंसर्ट किया गया था मैदे की तरफ, एंडोस्कोपी के लिए, तो वो उसमें भी यही आया है कि वरम है। दरख्वास्त ये है कि इनका कुछ और इशू होगा, क्योंकि एंडोस्कोपी के वर्म के ऊपर तो सिंपल सी चीज़ें दे दी जाती हैं। बाहर अल्लाह ताला उनका मसला हल करे। हड़भेड़ा आंवला, उसका सफ़ूफ सुबह नहार मुँह, ठीक है, ये लाजमी लें, आधा चमचा सादे पानी से। इसके साथ साथ बेलगिरी, ठीक है, बेलगिरी का ताज़ा फल मिल जाता है। अच्छा, उसके इन्होंने 8 पीस करने एक फल के। अब थोड़ा सा समझ लेना, 8 पीस करके उसको फ्रिज में रख दिया, एक पीस निकाला, 1 गिलास पानी में उसको उबाल लिया, उबालने के बाद ठंडा हो गया, छान लिया, छानने के बाद थोड़ा सा उसमें शहद मिला लें या गुड़ मिला लें, वो दोपहर खाने से पहले इन्होंने पीना है, सही ना। अच्छा, 1 चाय का चमचा मक्को साबुत आती है, सही है, वो उसको आपने 1 कप पानी में उबाला, उसका ठंडा कर लिया, छान के वो पी लें, रात खाने के बाद ये पी लें, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, हड़बेड़ आंवला काफ़ी अरसे बाद आया वैसे प्रोग्राम में, वरना एक हम तसलसल से बात करते थे, काफ़ी अरसे बाद मुझे भी सुनने में आया, वरना तसलसल से मुझे भी याद हो गया था हड़बेड़ आंवला। तो ये मखसूस चीज़, मतलब मैदे के लिए जो वरम वगैरह उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है हड़बेड़ आंवला, मुआविन होता है, असल में कैफियत के हिसाब से नुस्खे अर्ज किए जाते हैं। सही। अच्छा हकीम साहब, एक भाई ने तलकीन की एक चीज़ की, जो मैं देखें जहाँ पर अच्छाई बुराई सब कुछ हम क्लियर करते हैं, तो उन भाई ने अपने लिए ही कहा है हकीम साहब कि आपने उनको इलाज किया और माशाल्लाह वो औलाद बाप बनने वाले हैं वो, माशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि हकीम साहब, मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से है कि आप जो चीज़ें बताते हैं उसमें हमें नहीं पता होता कि वो सही हैं या गलत हैं, हम तो जाके मार्केट से ले आते हैं। उन्होंने कुछ इलाज आपने कहा कि ये ले लो, और उन्होंने जो है वो जाके मार्केट से परचेज़ किया और उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ा, जो कि इनका दिल ख़राब हो गया कि पता नहीं ये सही हैं या नहीं है ऑनेस्टली। फिर वो आपसे सफ़ूफ लेके गए तो उसका 100% रिज़ल्ट आया। तो वो ये तलकीन कर रहे हैं कि हकीम साहब से भी बोलें कि तलकीन कर दें कि जो मैं बनाता हूँ, मैंने कहा ये तो हकीम साहब नहीं करते, मैंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन फिर भी कि जो आप चीज़ बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ ताज़ी है, और हमें भी जड़ी बूटी तो मतलब सूखी सी होती हैं, अगर आप देखें वो आंवला रिठा भी बड़े डिफरेंट होते हैं, तो उसमें भी हमें नहीं पता कि सही है या गलत है। तो बेहतर क्या है, ये ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। दरख्वास्त ये है कि अब आंवला है मिसाल के तौर पर, जब आप लेने जाएं तो वो बिल्कुल स्याह होना चाहिए, जिस तरह से एक जवान बच्चे के बाल होते हैं, बिल्कुल स्याह होता है, चमकदार होगा वो। अच्छा, अब अगर उसका रंग मांद पड़ा हुआ है, ठीक है, डल है, इसका मतलब है कि उसके रोगन फरारी जा चुके हैं, यानी वो अपने वो इफादियत को तकरीबन खो चुका है या आधी रह गई है उसकी, सही है। अच्छा, एक तो बात हो गई है, ये तो पहचान है। अच्छा, ये पहचान हर किसी को नहीं होती है, आपका इरशाद भी सही है बिल्कुल। हमारे पास जो भी नुस्खे हैं वो वही हैं जो हम यहाँ पर अर्ज करते हैं। मेरे पीर साहब हकीम तारिक जहांगीरी साहब ने फरमाया कि बेटा, राज़िक अल्लाह है, नुस्खे नहीं है। सही बात है। मैं इसीलिए वही नुस्खे बता रहा होता हूँ जो हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लेकर के आते हैं नुस्खे, देखो वक्त वही लग रहा है, पैसे वही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दे के, वक्त निकाल के जाके चीज़ें ला के फिर अपने सामने पिसाई करवा के उसको देते हैं, उसकी इफादियत कुछ और होती है, सही ना।
अच्छा, अब हमसे लेके गया है, उससे फ़ायदा हुआ, खुद बनाया फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो उसको बताया था वही चीज़ है। अब उस बेचारे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने उसको गलत चीज़ दे दी, सब स्टैंडर्ड दे दी, एक्सपायर दे दी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो भी नुस्खे बताते हैं वो वही चीज़ें होती हैं जो हमारे पास दस्तयाब होती हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमने 2 आइटम कम बता दियों, 2 ज़्यादा बता दियों, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट उन्होंने और की, लेकिन भाई मैं रिक्वेस्ट आपकी करने से पहले हकीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं आपको ये कहता चलूं कि अगर आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपने बच्चे को जो घुट्टी है वो आबे जमजम की दें, देखिएगा फिर आपका बच्चा कितना लायक होगा। हकीम साहब उन्होंने कहा कि घुट्टी देने के लिए बच्चे का खालिस शहद अब दरकार होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम है, वो इंशाल्लाह उनकी गोद में उनका हंसता खेलता सा बच्चा होगा। तो बड़ी खुशी में मोजीज बड़े सेंड किए उन्होंने मुझे, कुछ 150 पेज के बाद उनका क्वेश्चन आया था। तो मुझे ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि अब शहद के लिए आपकी रहनुमाई चाहिए कि क्या करें, या तो आप अरेंज कर दें वाकई मतब से ले जाएं, या आप उनको थ्रू डिलीवरी सर्विस भिजवा देंगे, क्या करें? अब हम जो शहद मंगवाते हैं वो दरख्त से पूरा छत्ता आता है। अच्छा, हमारा छत्ते का हिसाब होता है, हमने पूरा छत्ता तय किया हुआ होता है। अब उस छत्ते में जितना शहद होगा, जितना मोम होगा, वो सब हमारा है, क्योंकि मोम भी हमारे काम आता है और शहद भी हमारे काम आता है। तो हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होती, हम सेल कहाँ से करेंगे? दूसरी बात, मार्केट सर्च करें, कोई अच्छी जगह हो जहाँ से आपको छत्ता नज़र आए, आप उन्हीं से बात करके उतरवा लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। शहद पे बहुत खेल हो रहे हैं। बिल्कुल 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 हकीम साहब, इसके लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हमेशा ही कहा जाता है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो सुबह जब आप उठते हैं तो फ़ौरन से वॉशरूम से फ्री होने के बाद आपने 1 चम्मच या 1 टीस्पून, जिसको हम कहते हैं, आपने नीम गर्म पानी में, इतना के जो आप बर्दाश्त करें, 1 चम्मच शहद जो आप नीम गर्म पानी में घोल के पिएं, तो उससे आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो टॉक्सिन्स है वो ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो ग्लूकोजन से बना हुआ शहद है तो लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा है वाकई में शहद पे। तो अब फिर आप ही कुछ ऐसा कर दें कि लोग, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मेरी अपनी खपत पूरी नहीं होती, मुझे बहुत मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त शहद के उसूल के लिए, मेरी अपनी अद्वियात के लिए मैं बहुत बमुश्किल लेके आता हूँ। अच्छा, मैं टेस्ट करके देखता हूँ, सब चीज़ें होती हैं, लाजमी सी बात है, वो छत्ता वत्ता तो सभी लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने मिक्सिंग ना कर दिया, ये ना कर दिया, 10 में से 8 दफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है, 2 दफ़ा मैं वापस भी कर देता हूँ कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सही सही, लेकिन मैं तो आवाम के साथ हूँ हकीम साहब, वोट मेरा आवाम के साथ है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैं फिर इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। मेरे चलिए जी, हकीम साहब ने तो माजरत कर लिया, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा ऑफ द ईयर भी बिल्कुल जनाब, आप लोगों के तमाम जो भी सवालात होते हैं, मैं हमेशा से हकीम साहब वही बात करता हूँ जो कि मुझे तहरीर होती है, लेकिन क्योंकि वोट मेरा इनके साथ ज़्यादा है और आप तो माशाल्लाह क्योंकि मतब में हैं और आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। इसी तरीके से फिर दोबारा से सवाल आ गया हकीम साहब कि रिपीटेशन भी होती है सवालात की, लेकिन काफ़ी दिन बाद ये सवाल रिपीट मैं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बहन लिख रही हैं और 2 भाइयों ने भी लिखा है कि उनके कानों में से रुतूबत बहती है और वो परेशान इस वजह से हैं कि कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं या कहीं ओकेजन पर बैठे हुए हैं तो एकदम से कान में से वो जो ड्रेन वाटर है वो निकलना शुरू हो जाता है या पस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। इस वजह से बहुत परेशानी और एम्बेरसमेंट भी होती है कि कोई कहता है कि तुम्हारे कान में देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज बता दें, हम तो अब थक चुके हैं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही। 2 नुस्खे हैं। सही। ठीक है, इसको बहुत आराम से नोट कर लें। सही। ठीक है, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। गाव ज़ुबान। सही। गुले गाव ज़ुबान। सही। ठीक है, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, संदल की लकड़ी। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने तुख्म बालंगा, बड़ा वाला, छोटा भी आता है, बड़ा वाला ले लें। ये 6 आइटम हैं, इनको उबाल लें। अच्छा, इसका औज़ान ज़रा समझ लें, सारी चीज़ें 10-10 ग्राम होंगी, 60 ग्राम हो गया। 60 ग्राम लेने के बाद इसको 1 जग पानी में उबाल लें। सही। जब ये तकरीबन 1 जग का 1.5 लीटर होता है, 1 लीटर रह जाए तो इसको छान लें। सही। और छानने के बाद इसको सेव कर लें। सही। सही है, रोज़ाना की बुनियाद पर। सही। रोज़ाना की बुनियाद पर 1/4 कप सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद 1/4 कप लेना है इन्होंने। ठीक है, ये तो हो गया 1। दूसरे हिस्से पर आ जाए अब आप। सही। उस्ते खुतूस 75 ग्राम। सही। बादाम 25 ग्राम। सही। इसका सफ़ूफ बना लें। सही। ठीक है, सुबह नहार मुँह और रात सोते वक्त। सही।
2 चुटकी 1 कप खौलते हुए पानी में डालनी है। सही। थोड़ा सा शहद या गुड़ मिला लें। सही। ठीक है, अगर शुगर है तो ना मिलाएं। उसके बाद उसका महलूल सही से बना लें। सही। जब वो नीम गर्म रह जाए सहता हुआ तो उसको पी लें। सही। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इनका बिल्कुल मामला सेट हो जाएगा। एक बात और है कि उस किस्म की तमाम ग़िज़ाएँ जो कि ताफ़ुन पैदा करें, सही, मटर है, भिंडी है, सही, आलू है, सही, आलू तला हुआ, सही, सही है ना, सालन वाला चलेगा, सही, तो इस किस्म की तमाम चीज़ें जो कि ताफ़ुन पैदा कर सकती हैं बादी, वो ना खाएं। सही सही सही। हकीम साहब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। जी जनाब, ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे और सिलसिला शुरू करेंगे रूहानियत का। रूहानियत में हम वही सवालात करते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं ज़िंदगी में। लोग उसको नहीं मानते, लेकिन हकीम साहब इस पर गिरफ्त रखते हैं तो आपको आसान हल बताते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। जी जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हिकमत और रूहानियत का ये सिलसिला जो कि रूहानियत का है, ये बहुत ज़्यादा अहम उन लोगों के लिए है जो कि मसले से दरपेश हैं और उनका हल किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी भी हकीम के पास नहीं है, किसी भी मौलज के पास नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हकीम फरहान तारिकी साहब आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि वो गिरफ्त रखते हैं इस चीज़ पर और कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जो बताई हुई हमें दी हुई या आपको कुरान पाक में जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी हैं उसी से इलाज होता है। ऐसे ही हकीम साहब? हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनकी उम्र 29 साल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर एक क्वेश्चन कहा है कि क्या कभी मैं भी सही होऊंगा, ये उन्वान था उनके मैसेज का। कि वो कहते हैं कि 29 साल हो गए हैं, वो काम करते हैं, कुछ अरसे बाद नौकरी ख़त्म हो जाती है, वो बात कुछ भी नहीं होती है, गलत बात उनके सर पे लगा दी जाती है कि इसने किया है। कारोबार शुरू करते हैं तो इतना नुकसान होता है कि घर वाले पलट के नहीं देखते उनको, और अब वो मायूस होकर घर में बैठ चुके, तो शायद मैं नकारा हूँ और मुझे लोग कहते भी नकारा है, और वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि लोग जो कहते हैं नकारा, मैं वाकई में नकारा हूँ। तो मायूसी और नाउम्मीदी तो कुफर है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी उम्मीद समझकर हकीम साहब को मैसेज कर रहा हूँ, तो क्या मेरा कोई इलाज है या नहीं? इन भाई के लिए अर्ज़ ये है कि मायूसी कुफ्र है, ये कुफ्र हकीकी है। सही। हमें हर उस चीज़ से नज़र मोड़ लेनी चाहिए जो सबब पर हो। सही। हमें मुसब्बिब पे नज़र रखनी है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सही है ना? अच्छा, हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे होते हैं। सही है। समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ लोगों ने बंदिश भी की हुई होती है। मैं वहम में नहीं डाल रहा लोगों को, वो 5% होता है, लेकिन 95% लोगों की अपनी गलती होती है जिसकी वजह से मिसहैप्स होते हैं। खड्डा जहाँ होता है पानी वहीं जाता है। सही है ना? तो बात यह है कि कहीं ना कहीं इन साहब की गलती होगी। मैं वैसे किसी को बुलाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ कि ये आ जाएं, ठीक है, और ये बता दें वहाँ पर आकर के। इनको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी टाइम आ जाएं। सही, किसी भी नंबर पर आ जाएं। सही। और आकर के बता दें कि भाई ये 29 साल वाले साहब हैं, मैं वहाँ पे मुताल्लिक़ इनको कह भी दूंगा, जो कि नाउम्मीद थे, बता दें कि मैंने आपको मैसेज किया था। फिर वो इंशाल्लाह इनको फ़ौरन भेज देंगे, मैं इनसे बात कर लूँगा। अच्छा, आयतल कुर्सी 41 मरतबा ये पढ़ के पानी पे दम करें और अपने ऊपर भी दम करें, पिए। ये थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था। सही। वो बड़ी अच्छी जगह काम करते थे, काम वाम भी सेट था, उनके किसी रिश्तेदार ने रिश्ता भेजा था अपनी बेटी का। सही है ना? रिश्तेदारों में आपस में हो जाती है बात, वो तो डाल देते हैं। उन लोगों ने इनकार कर दिया। वो उस बेचारे के ऊपर ऐसा काम किया उन्होंने कि वो बिल्कुल घर में बैठ गया। सही सही। तो हो सकता है कि कोई मामला हो। बाहर अल्लाह का शुक्र है कि उसका तकरीबन 7 हफ्ते इलाज हुआ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका मामला सेट हो गया, काम वाम सेट हो गया, उसका अल्लाह का शुक्र है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बाहर का आउटसोर्स करता था काम। वो बताता था मुझे, घंटों के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट मिलते थे, डॉलर्स में उसकी पेमेंट होती थी। लेकिन अल्लाह खैर करने वाला, इंशाल्लाह इस बच्चे को भेजें, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, हल हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हकीम साहब, वैसे एक बात है कि हासिदीन जो है वो अपने लिए तो आखिरत में गड़ा खोद देते हैं, वो जिसको हम जहन्नुम कहते हैं, क्योंकि आप दुनिया में थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई गलत अमल किया है उस टाइम पर आप ये फील करते हैं कि आपकी जीत हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो आपकी हार है। आप अपने लिए दोज़ख का गड़ा खोदते चले जाते हैं और अल्लाह ताला उसको भी तो निकालेगा मुश्किल में, तो उसको भी नहीं देख सकता। तो मुझे ये लोगों की साइकी थोड़ी समझ नहीं आती है। हाँ,
और एक चीज़ हकीम साहब जो मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर फुकदान है इस चीज़ का कि कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ आप देखते हैं माशाल्लाह नहीं कहते, पता नहीं टैक्स लग जाता है लोगों पे। माशाल्लाह वो चीज़ है जो कि आपको भी प्रोटेक्ट करता है और जिसको आप देख रहे हैं या जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है उसको भी खुदा प्रोटेक्ट करता है। तो ये फुकदान क्यों है, कभी आपने नोट किया इस चीज़ को? बात यह है कि हमारे यहाँ हसद जो है ना, हसद वो फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है। सही है। मैंने अपने शेख से एक मरतबा अर्ज़ किया तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इरशाद फरमाया। हकीम तारिक जहांगीरी साहब का फरमान है, वो फरमाने के बेटा बात यह है कि हसद के बारे में तो सब जानते हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें भी पता है। लेकिन अगर तुम किसी की नेमत देख के बजाय हसद के शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक उस शुक्र की वजह से तुम्हें भी वो नेमत दे देगा। सुभान अल्लाह। अगर मैं किसी की पराडो देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बजाय इसके कि मैं जलूँ, देखो इसको पराडो मिल गई, अरे उसकी क्या औकात है जो उसको पराडो मिल गई, अल्लाह ने दी है। तुम मोदरस किस चीज़ पे हो रहे हो? सही सही सही। उस शख्स की नेमत पर या नेमत देने वाले पर? ये तो अगर देखा जाए तो नेमत देने वाले पे नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह आप मोतरज़ हो रहे हैं। उस शख्स की क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, मुझे कुछ मिल जाएगी, अल्लाह के फजल से मिलती हैं। तो मियां हुज़ूर ने फरमाया, कहने लगे कि तुम किसी की नेमत देख के अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक उस शुक्र की वजह से तुम्हें भी वो नेमत दे देगा। तो मैं आप सबसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप किसी की कोई नेमत देखते हैं, अपने भाई की, अपने दोस्त की, बहनोई की, रिश्तेदार की, क्लास फेलो की, मिलने जुलने वाले की, राह चलते की, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखो वो कारखाना ऐसा है कि जिसमें कमी नहीं है, कमी इंसान में, उसको मांगना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ये एक बात आपकी भी यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा विद सॉरी कि ये आपने मुझे जब से कहा था कि जब भी किसी की नेमत देखो तो उसका शुक्र अदा करो कि तूने उसको अता की, और मैं यही करता हूँ। ये एक अरसे से ये प्रैक्टिस मेरी होगी कि हम एक अरसा हो गया हमें करते हुए हिकमत और रूहानियत, और तकरीबन साल को पहुँचने वाले हैं कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छी बातों को अडॉप्ट करें। और उसके बाद से हकीम साहब एक चीज़ मैंने ये नोट किया है कि एक क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और अशरफुल मखलूक़ात का कहते हैं ना कि वो गलती करता है, लेकिन अब वाकई में हसद नहीं रहा। एक चीज़ होती है कि अल्लाह ताला उसको दे सकते तो मुझे भी ज़रूर देगा, कल भी सुकून मिलता है। बिल्कुल। शुक्र जो है ना, देखो जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना, जी जी, वो एक बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अजीम है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक की नेमतों का एहसान कोई नहीं उतार सकता। सही। लेकिन नेमत का हक जो है ना, हक सही, वो अदा हो सकता है। सही। और वो है शुक्र। सुभान अल्लाह। तो हम क्यों ना शुक्र अदा करें? देखो लोग कह रहे होते हैं ये हो गया वो हो गया, भाई तुम्हें अल्लाह पाक ने दोनों आंखें दी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी एक आंख खुदा न खासा खराब होती, तुम बाइक चला सकते थे? सही। बिल्कुल नहीं चला सकते थे, तुम्हें इस साइड का दिखता ही नहीं। सही। समझना मेरी बात को? बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारे दोनों हाथों में से एक हाथ नहीं होता, तुम क्या कर सकते थे? सही। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र सुबह उठते के साथ ही पहली फुर्सत में करना चाहिए, कलमा पढ़ने के बाद, कि तूने हमें दोनों आंखें दी, साबुत मुकम्मल इंसान पैदा किया। बात खत्म हो गई। तो हमें तो हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बात और मैं अर्ज़ करूँगा आपके तवस्सुल से, इस चैनल के तवस्सुल से, कि आप अपने शुक्र में एक चीज़ और भी इजाफ़ा करें, एक जुमला और इजाफ़ा करें कि अल्लाह पाक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों के लिए, सुभान अल्लाह, जिन्हें मैं देख सकता हूँ, जिनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ, और जिन्हें मैं देख नहीं सकता लेकिन उनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो उससे उन दोनों नेमतों में भी बरकत होगी। सुभान अल्लाह। हकीम साहब इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपसे और बहुत कुछ जाना है। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त के जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हम खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं तो हमें और अता करता है। अगर हमारे ऐब आया होने लग जाएं तो शायद हम किसी के सामने, हम आईने के सामने भी खड़े होने के मजाज नहीं होंगे कि अगर हमारे इज़्ज़ा बोलना शुरू कर दें तो यह खुदा की बहुत बड़ी नेमत है कि वो हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है और हमें दुनिया में सुरखरू करता है। अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। मुझे, हकीम साहब को और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।